नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी का मॉडल पेपर टेस्ट नंबर 9। दोस्तों इससे पहले हमने 8 मॉडल पेपर देख लिए थे जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हिंदी मॉडल पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों। हिंदी के साथ चाहे संस्कृत हो, मनोविज्ञान हो, विज्ञान हो, सभी के मॉडल पेपर आपको यहां पर मिलेंगे और सभी के 30-30 मॉडल पेपर मिलेंगे। मॉडल पेपर यह नहीं है कि दोस्तों मेरा यूट्यूब पे आके आपको मॉडल पेपर देना है। मॉडल पेपर का मतलब यह है कि आपको जो एग्जाम होगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इनसे ही आने वाले हैं। एक बार जो इस वीडियो पर आए हैं वो 30 क्वेश्चनों को देखिए, जिसके अंदर 15 है आपके व्याकरण के और 15 रहेंगे शिक्षण विधियों के। दोस्तों लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस मॉडल पेपर के अंदर मिलने वाले हैं। चलते हैं एक बार इस वीडियो की ओर। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर कर दें, और जो नए साथी पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। उन्होंने अपना काम बहुत धीरे धीरे किया। पदबंध है। धीरे धीरे के अंदर कौन सा पदबंध है दोस्तों? संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध? मित्रों जो भी क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और साथ में व्याकरण के हर टॉपिक से आपको यहां पर क्वेश्चन मिलेगा। देखते जाइए दोस्तों। तो यहां पे बात हो रही है कि यहां पे पदबंध कौन सा है। वाक्य क्या है आपका कि उन्होंने अपना काम बहुत धीरे धीरे किया। यहां पे आप देखिए दोस्तों, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। काम कर रहा है लेकिन कैसे? धीरे धीरे। तो कौन सा हो गया? संज्ञा पदबंध हुआ, क्रिया पदबंध हुआ, विशेषण पदबंध हुआ या क्रिया विशेषण पदबंध हुआ? दोस्तों काम की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, मतलब क्रिया विशेषण पदबंध होगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वह कृति जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों मिश्रित हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। आपको वाक्यांश क्या दिया है, वाक्य क्या दिया है कि वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो उसको क्या कहा जाता है? वन वर्ड। वाक्यांश के लिए एक शब्द वो पूछा है दोस्तों। चंपू, ऑप्शन ए है चंपू, बी है छेनी, सी है मिश्र और ऑप्शन डी है सामिस। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और पूछा क्या है कि वह कृति जिसमें गद्य व पद्य दोनों मिश्रित हो उसको क्या कहा जाता है? चंपू कहा जाता है। मित्रों आपको समय पर्याप्त दिया जा रहा है जिससे आप अपना राइट आंसर सोच सके, समझ सकें, और अंत में आपको आंसर है वो कमेंट करके बताना है कि 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। हर एक क्वेश्चन का आप अपने दिमाग में सोचते जाइए, कमेंट ना कीजिए हर क्वेश्चन का, अंत में आप कमेंट जरूर कर दें। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? जो नारी शब्द है इसका बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए है नारी, ऑप्शन बी है नारियां, ऑप्शन सी है नारियों और ऑप्शन डी है नारियां। यहां पर दोस्तों डी के अंदर नारियां इस प्रकार लिखा हुआ है तो आपको ध्यान रहे चंद्र बिंदु लगा हुआ है। तो यहां पे देखिए सही बहुवचन रूप कौन सा होगा, यहां पर यह पूछा है तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे, नारियां। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जगत शब्द में लिंग है। जगत जो शब्द है इसके अंदर कौन सा लिंग है दोस्तों? ऑप्शन ए है पुल्लिंग, ऑप्शन बी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी है नपुंसकलिंग, ऑप्शन डी है कोई नहीं। दोस्तों जगत शब्द हमेशा पुल्लिंग होता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा यहां पे। जगत शब्द कैसा होता है? पुल्लिंग होता है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा। वाक्य में क्रिया है, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा। इसके अंदर क्रिया कौन सी है दोस्तों? नाम धातु क्रिया, बी ऑप्शन है प्रेरणार्थक क्रिया, सी ऑप्शन है पूर्णकालिक क्रिया और डी ऑप्शन है सार्वकालिक क्रिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, इसके अंदर है पूर्णकालिक क्रिया दोस्तों। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है बहुत पवित्र, ऑप्शन बी है लज्जाहरण,
ऑप्शन सी है अत्यधिक कुरूप और ऑप्शन डी है ऐसी वस्तु जो समाप्त ही ना हो। दोस्तों जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उनकी साड़ी खत्म नहीं हो रही थी, वो चलती ही जा रही थी दोस्तों, मतलब ऐसी वस्तु जो कभी समाप्त ना हो। ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। ऑप्शन ए है अपनी बुराई नहीं दिखाना, अपनी बुराई नहीं देखना, काम न जानना और बहाने बनाना, न कारण होगा न कार्य होगा, आंखों से दिखाई ना देना। चिराग तले अंधेरा, यहां पे लोकोक्ति का आपको अर्थ पूछा है। चिराग तले अंधेरा यानी दीपक के नीचे अंधेरा होता है दोस्तों, मतलब अपनी खुद की बुराई नहीं देखना और दूसरों की बुराई देखना। ऑप्शन ए अपनी बुराई नहीं देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सोना जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है तड़ित, ऑप्शन बी है हाटक, ऑप्शन सी है हेम और ऑप्शन डी है हिरण्य। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। या तो ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्न में से सोना शब्द का पर्यायवाची है, या ऐसा आ सकता है कि सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो यहां पे कौन सा नहीं है? तड़ित। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रतिघात शब्द का विलोम शब्द है। प्रतिघात, प्रतिघात का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए घात, ऑप्शन बी आघात, ऑप्शन सी प्रत्याघात, ऑप्शन डी घातक। दोस्तों प्रतिघात, प्रतिघात का विलोम होता है घात। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे साथी प्रतिघात का आघात कर देते हैं, तो आघात नहीं करना है, घात होता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। उद्योग में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उद्योग, उद्योग के अंदर कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है दोस्तों? उत उपसर्ग, ऑप्शन बी है उद उपसर्ग, ऑप्शन सी है उन उपसर्ग और ऑप्शन डी है उ उपसर्ग। उद्योग के अंदर, उद्योग के अंदर दोस्तों उत उपसर्ग लगा हुआ है, याद रखना है ये भी आपको। उत उपसर्ग लगा हुआ है उद्योग के अंदर। कौन सा है? उत उपसर्ग। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है चिड़ी मार में कौन सा समास है? चिड़ी मार कर्म तत्पुरुष है, ऑप्शन बी है करण तत्पुरुष है, ऑप्शन सी है अपादान तत्पुरुष है, ऑप्शन डी है संबंध तत्पुरुष है। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला, कर्ता ने कर्म को, तो कौन सा है मित्रों? कर्म तत्पुरुष। को आ रहा है मतलब कर्म तत्पुरुष। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुण संधि का उदाहरण है महोत्सव, महोषधि, अन्वेषण या गायन। यहां पे पूछा है कि गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? महा प्लस उत्सव। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। गुण संधि का उदाहरण पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि बतानी है कौन से शब्द में है। ऑप्शन ए है अत्यधिक, ऑप्शन बी है मनोनुकूल, ऑप्शन डी है उत्तम और ऑप्शन सी उत्तम और ऑप्शन डी तन्मय। तो सही आपका रहेगा मनोनुकूल, ऑप्शन बी दोस्तों। इसके अंदर क्या है दोस्तों? विसर्ग संधि है, मन प्लस अनुकूल। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है पशु शब्द का विशेषण क्या है? शब्द क्या दिया है आपको? पशु, और इसका पूछा क्या है? विशेषण। पशु का विशेषण क्या होता है यह आपको बताना है दोस्तों। पार्श्विक ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी पशुत्व है, ऑप्शन सी पशुता और ऑप्शन डी पशुपति। सही जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। पशु शब्द का विशेषण होता है पार्श्विक। इंपॉर्टेंट है ये मित्रों क्वेश्चन। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन कौन से हैं दोस्तों? ट ठ ड ढ, च छ ज झ, त थ द ध, प फ ब भ। इनमें से तालव्य व्यंजन कौन सा है यह आपको बताना है दोस्तों। तो तालव्य कंठ तालु
उच्चारण स्थान का जो वीडियो है वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लें, और जल्दी आपको नई ट्रिक के साथ भी उच्चारण स्थान पढ़ाया जाएगा, जिससे आप संस्कृत और हिंदी दोनों के याद रख सकेंगे। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा आपका, च, छ, ज, झ, यह है तालव्य व्यंजन दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। अब शिक्षण विधियों के 15 क्वेश्चन रहेंगे मित्रों। 16 नंबर का क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। अगर प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखा रहे हैं तो इससे तात्पर्य, इससे मतलब, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है भाषा का व्याकरण सिखाना, ऑप्शन बी है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, ऑप्शन सी है भाषा का प्रयोग सिखाना, और ऑप्शन डी है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। दोस्तों अगर प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखा रहे हैं तो इसका तात्पर्य है भाषा का प्रयोग सिखाना। ऑप्शन सी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक की भाषा होनी चाहिए कैसी? ऑप्शन देखिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। मित्रों पूछा है कि पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, तो पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है वो बच्चों के घर या समुदाय या परिवार की जो भाषा है उससे मिलती जुलती होनी चाहिए। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होता है मूल्यांकन का? ऑप्शन ए है अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन बी है केवल परीक्षा करवाना, ऑप्शन सी है अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना, और ऑप्शन डी है केवल प्रश्न पत्र बनवाना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है जो अधिगम करता है, जो छात्र है, उसकी उपलब्धि को जानना, और अगर उसमें कुछ त्रुटि है, कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें सुधार लाना। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? सूत्र विधि, जो सूत्र विधि है उसकी मूल स्रोत में कौन सी भाषा है दोस्तों? ऑप्शन ए है संस्कृत भाषा, ऑप्शन बी है हिंदी भाषा, ऑप्शन सी है जर्मन भाषा, और ऑप्शन डी है रूसी भाषा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। और आप सभी को बता दूं कि सूत्र विधि की जो मूल भाषा है वो है आपकी संस्कृत भाषा। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, श्रुत लेख में किस कौशल का अधिक विकास होता है? श्रुत लेख, श्रवण लेखन, श्रवण और लेखन, वाचन और श्रवण, श्रवण और वाचन, लेखन और वाचन। श्रुत लेख सुनकर लिखना, तो एक तो श्रवण का होगा और लिखेंगे तो लेखन का होगा। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, श्रवण और लेखन कौशल का अधिक विकास श्रुत लेख में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, अलंकार शिक्षण। अगर आप अपने शब्द भंडार में वृद्धि करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा शिक्षण है जो सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? याद रखना, गद्य शिक्षण। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है, कौन सा दोष है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर उत्तर देखते हैं। ऑप्शन ए, ये विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती है। ऑप्शन बी है, इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है। ऑप्शन सी है, इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। जो वर्तमान की परीक्षा प्रणाली चल रही है ना दोस्तों, इसके अंदर विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है। पहली बात यहां पे पहला दोष ऑप्शन ए है जो आपका सही है यहां पे। दूसरा बी ऑप्शन देखें, इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता भी नहीं रहती है, तो यह भी वर्तमान परीक्षा प्रणाली का दोष है। तीसरा है, इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है। निबंधात्मक प्रश्न है, आपने सही लिखा है तो 10 नंबर का है तो 8 नंबर दे दिए जाते हैं, यानी सही अंकन नहीं हो पाता है, तो ऑप्शन सी भी दोष है। तो एक ए बी और सी तीनों दोष है, मतलब डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखते हैं। ऑप्शन ए है हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, ऑप्शन बी है
मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, ऑप्शन सी है हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, और ऑप्शन डी है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। द्वितीय भाषा के रूप में अगर आप हिंदी सीख रहे हैं तो इसका उद्देश्य यह है कि दैनिक जीवन में आप हिंदी को बोल सकें, समझ सकें, लिख सकें, इसकी जो क्षमता है उसका विकास करना। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, किस पर करती है? समस्याओं की पहचान पर, ऑप्शन बी है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, ऑप्शन सी है बच्चों की सही समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, और ऑप्शन डी है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर। उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है दोस्तों वो निर्भर करती है जो हमें निदानात्मक परीक्षण से जो समस्याएं मिली है उनके जो कारण है उनकी सही पहचान पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकारों से परिचित कराना, साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना और व्याकरणिक नियम सिखाना, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों, वो होता है साहित्य विधाओं से परिचित कराना और व्याकरणिक नियम सिखाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखित रचना की शिक्षा देते समय शिक्षकों को इस सूत्र का पालन करना चाहिए। कौन से सूत्र का? लिखित रचना की शिक्षा अगर आप दे रहे हैं तो कौन से सूत्र का आप पालन करेंगे दोस्तों? असाधारण से साधारण की ओर, सरल से जटिल की ओर, सतत अभ्यास कराना, बराबर लिखते रहना। लिखित रचना की शिक्षा देते समय शिक्षक को सरल से जटिल की ओर जो सूत्र है इसका पालन करना चाहिए। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पाठ योजना तैयार करना इसलिए आवश्यक है कि इसके लिए शिक्षक करता है, क्या करता है? ऑप्शन ए है पुस्तकों का संचय, ऑप्शन बी है पाठ्य सामग्री का संचय, ऑप्शन सी है पाठ्य सामग्री का अध्ययन, और ऑप्शन डी है पाठ्य सामग्री की खोज। पाठ योजना तैयार करना इसलिए आवश्यक है कि इसके लिए शिक्षक पाठ्य सामग्री का क्या करता है? अध्ययन करता है। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रत्यक्ष विधि में बालक, प्रत्यक्ष जो विधि है उसमें बालक अनुसरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है, व्याकरण के नियम पर बल दिया जाता है, चित्र एवं शैक्षणिक सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है, अनुवाद का सहारा लेता है। दोस्तों प्रत्यक्ष जो विधि है उसमें बालक है वो अनुसरण के द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन है बहुत बार पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु होता है, जो व्याख्यान विधि है मित्रों, हिंदी की शिक्षण विधियां हमारी क्लासें चल रही है दोस्तों, हिंदी की शिक्षण विधियों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर एक बार क्लासें अटेंड कर ले। शॉर्ट के अंदर हिंदी शिक्षण विधियां आपको वहां पर पढ़ाई जा रही है और कोई सा भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाएगा। विश्वास के साथ क्लासें जरूर अटेंड करें। नेक्स्ट है 29 नंबर। व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु होता है जिसमें व्याख्या की जाती है। सबसे दोषपूर्ण विधि है व्याख्यान विधि, यह भी आपको पता होगा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित विधि भी व्याख्यान विधि है। इसमें छात्र निष्क्रिय लेकिन जो शिक्षक होते हैं वो सक्रिय होते हैं। तो शिक्षक सक्रिय होते हैं मतलब व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु कौन होता है? छात्र होते हैं, अध्यापक होते हैं, पाठ योजना होती है या श्यामपट होता है। इसमें छात्र तो निष्क्रिय रहते हैं मतलब छात्र तो नहीं होते हैं, पाठ योजना का कोई मतलब नहीं है, श्यामपट का कोई मतलब नहीं है। जो व्याख्या कौन कर रहा है, व्याख्यान कौन दे रहा है? शिक्षक दे रहा है, तो शिक्षक ही इसका केंद्र बिंदु होता है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलते हैं दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की ओर। सभी इस क्वेश्चन के बाद अपना स्कोर जरूर कमेंट करें और यह भी बताएं कि यह टेस्ट आपको कैसा लगा।
दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या होती है 1 से अधिक, 1, 20 शिक्षक, इनमें से कोई नहीं। जो दल शिक्षण है दोस्तों, दल शिक्षण के अंदर 1 से अधिक शिक्षक कक्षा के अंदर क्या कराते हैं, शिक्षण कार्य करवाते हैं। याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये, 1 से अधिक। अब 1 से अधिक 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। तो एक बार अपना स्कोर है वो कमेंट करके बताइए मित्रों कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन है जो सही यहां पे किए हैं। और जिन मित्रों को ये वीडियो पसंद आया है वो वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर कर दें। जो भी मेरे नए साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें मित्रों, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे।